रहे हैं जिसका नाम है फाइनल अकाउंट मेथड। ये मेथड सबसे सिंपल मेथड में से है और एग्जाम में या तो आपके स्टॉक एंड डेटा मेथड आता है या यही मेथड आता है। डेटा मेथड एग्जाम में कम आता है, स्टॉक डेटा मेथड या फिर फाइनल अकाउंट मेथड ज़्यादा आता है। तो आज हम लोग इसका नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं और एक आध सम ईयर कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास हम लोग पूरा ब्रांच का ईयर पेपर देखेंगे। तो देखो स्टॉक डेट फाइनल अकाउंट मेथड में सिंपल सा दो काम करना है आपको। एक, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच का अकाउंट खोलना है जैसे डेटा मेथड में खोलते थे। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच का अकाउंट खोलना है जैसा आप डेटा मेथड में सीखे हो, पहला वाला मेथड में। और दूसरा, आपको ब्रांच का पूरा एक ट्रेडिंग पीएल बनाना है। ये बना कौन रहा है? हेड ऑफिस। ये बना रहा है हेड ऑफिस, जहां पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा ब्रांचेस होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा ब्रांचेस होता है, वो लोग ये मेथड फॉलो करते हैं कि इंडिविजुअल ब्रांच वाइज ट्रेडिंग एंड पीएल बनाना। इंडिविजुअल ब्रांच वाइज ट्रेडिंग एंड पीएल बनाना। तो दो अकाउंट बनेगा, एक ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बनेगा ट्रेडिंग पीएल ऑफ द ब्रांच। तो इन द बुक्स ऑफ एचओ एक ब्रांच अकाउंट और एक ट्रेडिंग पीएल, दो चीज बनाना आपको सीखना है। आपको सम्स में इजीली समझ में आ जाएगा, तो हम लोग सम से स्टार्ट करते हैं इसको। एक मिनट। हाँ, जैसे ये सम आपके स्क्रीन पे बोल रहा है, बी कंपनी हैविंग इट्स हेड ऑफिस एट बॉम्बे हैज अ ब्रांच एट कैलकाटा। बी कंपनी है, उसका ब्रांच है बॉम्बे में, ब्रांच है, हेड ऑफिस है बॉम्बे में और ब्रांच है कैलकाटा में। यू आर गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द कैलकाटा ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2002। आपको क्या क्या फिगर दिया है? आपको दिया है स्टॉक एट ब्रांच 15,700 ओपनिंग स्टॉक दिया है। गुड्स सेंड टू ब्रांच आपको दिया है 45,600। टोटल सेल्स एट द ब्रांच, टोटल सेल बोला है ब्रांच में कितना का है? 73,300, उसमें से 19,700 कैश सेल्स है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है 52,200, मतलब 73,300 में से 19,700 अगर कैश सेल है तो बाकी क्या होगा? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल। आपको कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दिया है, आपको ब्रांच डेटर यानी ओपनिंग डेटर का बैलेंस दिया है। ब्रांच जिससे पैसा पाता है, ब्रांच का डेटर, उसका ओपनिंग बैलेंस दिया है। आपको बोला पेटी कैश एट द ब्रांच, साल की शुरुआत में ब्रांच के पास 110 रुपया कैश है। गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, ब्रांच 3,900 रुपया का गुड्स रिटर्न किया है। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर द एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस ब्रांच के लिए 12,800 का खर्चा करता है। पेटी कैश भेजा है 2,600 रुपया और 3,000 रुपया का रेंट पेमेंट किया है। स्टॉक एट ब्रांच आपको दिया है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब 18,800 और पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 90। हम आपको पहले ही बोला था यहाँ पे आपको क्या बनाना है? इन द बुक्स हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट बनाना है। ये देखो लिखा है प्रिपेयर कैलकाटा ब्रांच अकाउंट, और एक मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल बनाना है। ब्रांच वाइज एचओ अपना अलग से ट्रेडिंग पीएल बनाता है, यानी हर ब्रांच का इंडिविजुअल नेट प्रॉफिट निकालने में बिलीव करता है। तो सिंपल बात, पहला चीज क्या बनाना है हमको? ब्रांच अकाउंट। बेटा जो आपने पहले सीखे थे पहला मेथड, पहला मेथड में ब्रांच के पास जो भी ओपनिंग में है सब डेबिट में लिख दो। ब्रांच के पास जो भी इस साल गया वो भी डेबिट में लिख दो। ब्रांच जितना रिटर्न भेजा वो क्रेडिट। एचओ ब्रांच के लिए जितना खर्चा किया वो सब डेबिट। जितना ब्रांच के पास जो भी क्लोजिंग बचा वो क्रेडिट में, और ब्रांच जितना कैश कलेक्ट किया वो पूरा का पूरा हेड ऑफिस को भेज देगा। तो ब्रांच के पास ओपनिंग में क्या क्या है सब डेबिट में लिख दो, टू बैलेंस बीडी बोल के। क्या क्या है? एक तो ये 15,700 का ओपनिंग स्टॉक है, तो 15,700 लिख दो स्टॉक बोल के। और क्या है?
क्लोजिंग डेटर है, डेटर्स ओपनिंग, क्लोजिंग डेटर है ना, सॉरी ओपनिंग ओपनिंग डेटर, डेटर, ओपनिंग डेटर है 16,900, वो लिख दो डेटर बोल के। और क्या है, पेटी कैश है 110 रुपया, तो पेटी कैश लिख दो 110 रुपया। मतलब जो ब्रांच के पास ओपनिंग है वो सब डेबिट में लिख दो। इस बार जितना सामान भेजे हैं वो भी लिख दो, तो 2 GSTB गुड्स एंड टू ब्रांच, कितना का भेजे हैं 45,600, वो भी लिख दो। इसके अलावा क्या डेटा दिया है, ब्रांच रिटर्न भेजा है 3,900 का, तो बाई गुड्स रिटर्न टू HO कितना है 3,900 लिख दो। कितना कैश कलेक्शन किया वो देखो 19,700 कैश सेल है और 52,200 डेटर से कलेक्शन है, वो दोनों आ जाएगा। तो बाई कैश सेल्स एंड बाई कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश में सेल किया है 19,700 और डेटर से कलेक्शन हुआ है 52,200, है ना। इसके अलावा आप जो भी क्लोजिंग बैलेंस बचा है वो लिख दो। क्लोजिंग बैलेंस में सर हम लोगों को पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया है और स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, आपको ब्रांच डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया नहीं है, वो अपने को निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, मेमोरेंडम डेटा अकाउंट बना के, मतलब ब्रांच का डेटा अकाउंट बना के। तो एक बार रफली वो बना लो। चलो, ब्रांच का ओपनिंग डेटा कितना है 16,900, कितना माल उधार में बेचे हैं 73,300 का टोटल सेल है, उसमें से 19,700 का कैश सेल्स था, तो बाकी क्रेडिट सेल है। हम ब्रांच का डेटा अकाउंट बना रहे हैं वर्किंग के लिए, कितना निकलेगा 73,300 में से एक बार 20,000 माइनस कर दो तो 53,300 और 300 ऐड कर लो तो 53,600, 53,600 का क्रेडिट सेल है। डेटर से जो कलेक्शन हो गया वो डेटर को कम करता है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर 52,200 है। रिटर्न विटर्न कुछ है नहीं डेटर को, तो लेंगे नहीं, तो अपने आप ही मेरा क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। तो 16,900 डेबिट प्लस 53,600 फिगर इतना आएगा 16,900 प्लस 53,600 माइनस 52,200, मेरा 18,300 का डेटर बचेगा। वो हम यहाँ पे बाई सीडी में स्टॉक लिखेंगे, पेटी कैश लिखेंगे और डेटर लिख देंगे। और इस तरफ और क्या क्या बच गया लिखना, सर ये सारा एक्सपेंसेस लिखिए आप, 12,800, 2,600 और 3,000, ये सब डेबिट में लिख देंगे। तो मेरा क्या निकल आएगा, ब्रांच जनरल पीएल। तो ये देखो आप सॉल्यूशन में, यहाँ देखो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, पेटी कैश लिखा, इस बार जो सामान भेजे सारा एक्सपेंसेस लिखा, इधर में कैश सेल्स, क्रेडिट्स, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, क्लोजिंग ये गुड्स रिटर्न, और ये तीनों आपका क्लोजिंग स्टॉक। ये देखो आप डेटा निकाले ना 18,300 और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, पेटी कैश दिया हुआ है, आपका 16,280 का जनरल पीएल होना चाहिए। अब यही चीज आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग पीएल से भी निकाल के मैच करा दोगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग पीएल मतलब एक तरीके से ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल। इस ट्रेडिंग पीएल में आपका डेटर नहीं आना चाहिए ना, ट्रेडिंग पीएल में डेटर आता है क्या कभी? नो सर। तो सिर्फ ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस आएगा। ट्रेडिंग पीएल में कैश आता है क्या कभी? नो सर। तो इस पीएल में ये डेटर और पेटी कैश दोनों ही नहीं आएगा ओपनिंग का, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक आएगा। तो देख लो ओपनिंग स्टॉक 15,700 रुपया लिखा है। आप जितना सामान ब्रांच को भेजे वो ब्रांच के लिए एक टाइप का परचेज हो गया, तो देखो डेबिट में आया 45,600,
लेकिन माइनस कर दिए यहीं पे परचेज रिटर्न, जैसे ट्रेडिंग पीएल में बनाते हैं एकदम। हाँ, यहाँ पे सेल पूरा कैश और क्रेडिट दोनों सेल आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल में आपका सेल आता है, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं आता। तो सेल्स लिख दिया आप, 19,700 का कैश सेल्स और 53,600 का क्रेडिट सेल अलग अलग बता दिए। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में 18,800, वो आप लिख दिए, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ ट्रांसफर किए। सैलरी रेंट, ये केवल 2 आइटम लिखे। सैलरी रेंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, आप लिख दिए। सिर्फ एक चीज आपको निकालना पड़ेगा, ब्रांच का एक्सपेंस। वो कैसे निकलेगा? देखो बेटा, आपको यहाँ पे आपके पास पहले से पेटी कैश कितना था ब्रांच में? 110। आपके पास और कितना पेटी कैश आया? 2,600। तो आपके पास कितना पेटी कैश होना चाहिए था? 2,710 रुपया, है ना? आपके यस पास सर। और आप उसमें से अभी कितना पेटी कैश बचा आपके पास? लेकिन खाली 90। तो बाकी क्या हो गया? खर्चा। यस। तो कितना खर्चा होगा? 2,600, 100 माइनस होता तो 2,610, 2,620। ये आपका ब्रांच में पेटी एक्सपेंसेस हुए, क्योंकि हेड ऑफिस सैलरी और रेंट तो हेड ऑफिस पेमेंट कर दिया, लेकिन ब्रांच का छोटा मोटा खर्चा ब्रांच खुद पेमेंट किया है। तो कितना खर्चा हुआ, हमको पीएल में खर्चा डालना है। तो हम यहाँ पे पीएल बनाए और ये लो पेटी कैश बना लिया। आपको दरकार नहीं है, एग्जाम में मांगा नहीं है, तो आपसे आप सिंपली भी निकाल के लिख सकते हैं। तो 2,620 रुपया आपका प्रॉफिट आएगा। 16,280 वो मैच हो जाना चाहिए। वो आप एग्जाम में आपके लिए ये बढ़िया चीज है, आप इस सम को प्रूफ कर सकते हो। अगर आपका जो ब्रांच अकाउंट बना है उससे जो पीएल निकल कर आया है वही आपका ब्रांच के मेमोरेंडम ट्रेडिंग पीएल से मैच हो जाना चाहिए। अगर ये मैच हो रहा है तो आप करेक्ट हो, अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो आपका कुछ मिस्टेक है। समझ में आया चीज पूरा? यस सर। किसी का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इसके ऊपर? नो सर। तो हम अगले सम पे बढ़ रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। हम लोग 2 ब्रांच वाला सम करेंगे। सम स्क्रीन पे विजिबल है? यस सर। तो देखो, एक साथ 2 ब्रांच का भी एग्जाम में आता है, कैसे उसको मैनेज करेंगे। और यहाँ पर हेड ऑफिस ब्रांच को कॉस्ट पे सामान नहीं भेजे, थोड़ा प्रॉफिट ऐड करके भेजे। देखो, मिस्टर आयाराम गयाराम कटक started on April 1, 2002 2 branches at बहरमपुर एंड नागपुर। तो एक बिजनेस है आयाराम गयाराम, मेसर्स आयाराम गयाराम, 2 ब्रांच चला रहा है, एक बहरमपुर में और एक नागपुर में। ऑल गुड्स सोल्ड एट ब्रांच आर रिसीव फ्रॉम द हेड ऑफिस एट इनवॉइस एट कॉस्ट प्लस 25%। रिसीव कैसे हो रहा है? एचओ से कॉस्ट प्लस 25%, यानी एचओ ब्रांच से प्रॉफिट चार्ज कर रहा है। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ब्रांच आर पेड बाय द हेड ऑफिस। ईच ब्रांच हैज इट्स ओन सेल्स लेजर एंड सेंडेड वीकली स्टेटमेंट। हर ब्रांच क्या करता है? खाली सेल का डिटेल बना के वीकली उसको भेज देता है, बाकी ब्रांच का और कोई डिटेल मेंटेन करने का काम नहीं है। तो इस लाइन को पढ़ के समझ में आ गया, डिपेंडेंट ब्रांच मेथड है। ऑल कैश कलेक्शन आर रेमिटेड डेली टू दी एचओ बाय द ब्रांच। तो ये तो होता ही है डिपेंडेंट ब्रांच में। फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू हाफ ईयर एंडिंग। हाँ, ये ठीक से पढ़ लेना, ये हाफ ईयर एंडिंग डिटेल है। सितंबर 30 को ये डिटेल भेजा गया, तो सिर्फ 6 महीने का अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। आपको बोला है क्रेडिट सेल कितना है दोनों ब्रांच का, दोनों ब्रांच का कैश सेल, दोनों ब्रांच का सेल्स रिटर्न, दोनों ब्रांच का सन्ड्री डेटर, दोनों ब्रांच का रेंट एंड टैक्सेस,
दोनों ब्रांच में नहीं, खाली बहरमपुर ब्रांच में बेड डेप्ट हुआ, दोनों ब्रांच का सैलरी, दोनों ब्रांच का जनरल एक्सपेंस। गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, इस साल कितना माल मिला दोनों ब्रांच को, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ। You are required to prepare the branch account as they would appear in the books of HO, showing the profit and loss for the period and trading and PL account. यानी आपको HO के बुक्स में ब्रांच अकाउंट भी बनाने बोला है और आपको ट्रेडिंग PL भी बनाने बोला है। तो इसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये फाइनल अकाउंट मेथड है। तो देखो सबसे पहले ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, तो ब्रांच के पास कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, कोई ओपनिंग डेटर नहीं है। ये मतलब पहली बार ही ब्रांच स्टार्ट हुआ है, लिखा भी है ब्रांच स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2002 को, तो फर्स्ट टाइम ब्रांच बन रहा है, तो कुछ भी ओपनिंग स्टॉक बोल के नहीं होगा। तो पहला सीधा ही आ जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितना कितना का सामान भेजे हैं, 1,50,000 एंड 1,25,000, तो यहाँ लिख दिए 150 1,25,000। इसके अलावा क्रेडिट सेल दिया आपको, क्रेडिट सेल से यहाँ कोई मतलब नहीं है हमको, कैश सेल से मतलब है 78,600 और 85,200, हम यहाँ लिख दिया। यहाँ पे मेरे को सेल्स रिटर्न से कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा सन्ड्री डेटर से यहाँ कोई मतलब नहीं है। रेंट एंड टैक्सेस आएगा डेबिट में। बेड डेप्ट यहाँ आता नहीं है। सैलरीज यहाँ आएगा। बेड डेप्ट मेन पीएल में जाता है, बेड डेप्ट मेन पीएल में जाता है डेटर मेथड में, वो ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। ब्रांच को कोई मतलब नहीं है बेड डेप्ट से। ब्रांच पूरा पैसा वसूल करके एचओ को भेज देता है, जो मिला मिला भेज दिए, जो नहीं मिला नहीं भेजे। जनरल एक्सपेंस यहाँ आएगा, एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, तो सब खर्चा आ गया। इधर में क्या, इधर में मेन ये चीज गायब रहेगा अब आपके। कैश में कितना कलेक्शन हुआ डेटर से, क्योंकि कैश सेल आपको क्वेश्चन में दे दिया है, लेकिन कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर नहीं दिया। कहां से निकल सकता है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर? मेमोरेंडम ब्रांच डेटर। बेटा उसकी में तो एक और गड़बड़ है। हाँ, नहीं बेटा, बैलेंस नहीं दिए। डेट नहीं, ठीक है, वही गायब है, ठीक है, तो वो बना सकते हैं अपने। तो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट बना, ये रहा। ब्रांच को कितना माल उधार में बेचे वो यहाँ एंट्री किए। ओपनिंग डेटर कुछ था नहीं, क्लोजिंग डेटर क्वेश्चन में दिया हुआ था, पुट कर दिए। सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है। बेड डेप्ट यहाँ आएगा, डेटर जो पैसा नहीं दिया वो यहाँ आएगा। तो अल्टीमेटली कितना कितना पैसा रिसीव हो गया यहाँ से निकल जाएगा क्रेडिट बैलेंस में। 82,400, 85,200, इसको ले जाके यहाँ लिख देंगे 82,400 और 85,200। क्लोजिंग डेटर दिया था, यहाँ लिख दिए, ये रहा डेटर अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 45,000 35,000, यहाँ लिख दिए। सब आइटम लिखना हो गया या कुछ बचा? सर लोडिंग बच गया। इस बार जो माल भेजे, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा, उसका स्टॉक रिजर्व कैंसिल करेंगे ना। ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक का तो कोई रिजर्व नहीं कैंसिल होगा, लेकिन इस बार जो सामान भेजे हो, ये 1.5 लाख और ये 1,25,000, इसका लोडिंग कैंसिल करोगे? यस सर। तो 1.5 लाख का सामान भेजे, कितना लोडिंग है? कॉस्ट प्लस 25%, मतलब 1,50,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, कितना आएगा? 30,000, वो यहाँ लिख दिए। वैसे ही 1,25,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, उसका लोडिंग आएगा 25,000, यहाँ लिख दिए।
वैसे ही ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 45,200 और 35,000, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25 आएगा 9,000, यहाँ लिख दिए। वैसे ही 35,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25 आएगा 7,000, यहाँ लिख दिए। तो लोडिंग कैंसिल करना है, ये बात भूलना मत। ये अपने डेटा मेथड में भी किए थे, जहाँ ब्रांच अकाउंट में ही ऑपोजिट साइड में ओपनिंग स्टॉक का और इस साल जो सामान भेजे उसका लोडिंग क्रेडिट में कैंसिल कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग डेबिट में कैंसिल कर देंगे। अगर कुछ गुड्स रिटर्न भी आता है ब्रांच से एचओ को, तो उसका भी लोडिंग चाहो तो डेबिट में कैंसिल कर दो, चाहो तो गुड्स सेंड टू ब्रांच पे पहले ही उसको एडजस्ट करके और लोडिंग खाली निकाल के कैंसिल कर लो। जैसा आपको प्रोसेस पसंद है वो फॉलो कर लो। तो अब अपना जनरल पीएल आ जाएगा 82,200 और 92,800। क्लियर है ये? Yes, sir. अब इसका पीएल बनेगा और देख लो ये फिगर मैच होना ही चाहिए, 82,200 92,800। ट्रेडिंग पीएल बनाते समय अपने को सिंपल ध्यान रख रहे हैं सर यहां लोडिंग कैंसिल नहीं करेंगे, यहां लोडिंग माइनस करके ही लिखेंगे बेटा। ट्रेडिंग पीएल में कभी भी लोडिंग नहीं आता, इनवॉइस प्राइस पे कभी भी ट्रेडिंग पीएल में रिकॉर्डिंग नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना। तो देखो यहां पे अगर आप ठीक से देखो, मेरा बहरमपुर ब्रांच को कितना का सामान भेजे थे हम, 1.5 लाख, लोडिंग कितने हैं 30,000, तो देखो माइनस करके ही 1,20,000 लिख रहे हैं। ये देखो गुड सेंड टू ब्रांच 1,20,000 नागपुर ब्रांच को कितना का सामान भेजे थे 1,25,000, लोडिंग कितना है उसका 25,000, तो देखो माइनस करके लिखे 1,00,000, ये रहा 1,00,000। बाद बाकी सेल्स जितना कैश में बेचे लिख दिए, जितना उधार में बेचे लिख दिए, लेस सेल्स रिटर्न कर दिए। क्लोजिंग स्टॉक वही बुद्धि, लोडिंग हटा के बात करेंगे। तो देख लो 45,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, 9,000 का लोडिंग है, माइनस करके ही 36 लिखिए एक बार में। वैसे 35,000 माइनस 7,000, लोडिंग हटा के एक बार में 28,000 रुपया लिखिए। तो ट्रेडिंग पीएल में लोडिंग नहीं जाएगा। ये हो गया मेरा काम, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ओजीपी यहाँ लिख दिए और अब रेंट, बेड डेप्ट, सैलरी, चैनल एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, जो जो हुआ सब लिख दिए। ट्रेडिंग पीएल में सारा एक्सपेंडिचर आएगा। मेरा जनरल पीएल बचा वो मैच हो जाना चाहिए। Any query on this? No, sir. ये एक टाइप का सम्स आता है जहां पे आपको बोलता है हेड ऑफिस का भी अकाउंट बनाओ और ब्रांच का भी अकाउंट एक साथ बना के एक ट्रेडिंग पीएल बना के दिखाओ जिसमें एचओ और ब्रांच दोनों का अकाउंट्स। ये एग्जाम में आता नहीं है, ये आया हुआ भी नहीं है कभी, बट फिर भी एक पैटर्न का सम्स है तो इसका बात कर लेते हैं। एक ही सम्स है तो ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं। एचओ सेंड गुड्स टू इट ब्रांच एट 20% लेस देन लिस्ट प्राइस, इसका मतलब कोई बता सकता है? HO send goods to its branch at 20% less than list price। ये लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस का कंसेप्ट पता है आप लोग को? Invoice price. नहीं बेटा, होता क्या है सुनना।
आप एक सोचो, एक बड़ा मैन्युफैक्चरर है, वो अपने होलसेलर को जो सामान देगा, फिर होलसेलर रिटेलर को बेचेगा और रिटेलर कस्टमर को। जिस प्राइस में यानी एमआरपी पे रिटेलर कस्टमर को बेचेगा, क्या उसी प्राइस पे मैन्युफैक्चरर होलसेलर को और होलसेलर रिटेलर को बेचेगा क्या? नो सर, रिटेलर तो प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा। तो मैन्युफैक्चरर भी तो होलसेलर को प्रॉफिट ऐड करके बेचा होगा। बेटा होता क्या है ना, बुक एक एग्जांपल ले लो बुक का। बुक पे एमआरपी छपा हुआ होता है ना। यस सर। अब रिटेलर जो कंज्यूमर को माल बेचेगा, कस्टमर को, वो एमआरपी या एमआरपी से थोड़ा कम में बेचेगा? हाँ। एमआरपी से ज्यादा में तो बेच नहीं सकता। नहीं। मान लो एक बुक है जिसका एमआरपी लिखा हुआ है 450 रुपीज, यानी रिटेलर कस्टमर को या तो 450 या 5-10 रुपया कम पे बेचेगा, है ना? सर एमआरपी प्राइस पे तो कभी बिक नहीं सकता ना कोई चीज। एमआरपी से ऊपर नहीं बिक सकता बेटा। और एमआरपी पे एकदम एग्जैक्टली बिक सकता है सर। हाँ, क्यों नहीं बेच सकता? लेकिन है ना, हर दुकानदार ना एमआरपी से थोड़ा कम दाम लिख के बेचता ताकि कस्टमर को लगे कि अरे हमको थोड़ा डिस्काउंट मिला। कस्टमर को अगर डिस्काउंट नहीं मिले तो वो लेगा नहीं ना, खुश नहीं होता उसमें। यस सर। इसीलिए वो लोग एमआरपी से भी कम दाम में बेचता है। बट ये रूल है कि आप एमआरपी पे बेच सकते हैं, एमआरपी से ऊपर नहीं बेच सकते, तब केस हो जाएगा आपको। ठीक है? बैक टू माय क्वेश्चन। अगर एमआरपी 450 रुपीज है तो रिटेलर कस्टमर को 450 या 440 430 में बेचेगा। यस सर। तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को किस दाम पे बेचे और होलसेलर रिटेलर को किस दाम पे बेचे? एमआरपी से बहुत ज्यादा नीचे। यस सर। इसी प्राइस को बोलते हैं कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस। हमेशा एक मैन्युफैक्चरर या होलसेलर दो प्राइसेस रखता है, एक वो प्राइस जिस पे कस्टमर को सामान बिकेगा और एक वो प्राइस जिस पे ट्रेडर यानी होलसेलर या रिटेलर को सामान बिकेगा। वो जो प्राइस जिस पे मैन्युफैक्चरर होलसेलर को या होलसेलर रिटेलर को बेचता है, उस प्राइस को बोलते हैं कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस। क्लियर है मेरा बात? सर। तो यहाँ पे एचओ अपने ब्रांच को कैटलॉग प्राइस से भी 20% कम में बेचा, मतलब और डिस्काउंट दिया उसको, कैटलॉग से भी नीचे। गुड्स आर सोल्ड टू द कंज्यूमर एट कॉस्ट प्लस 100%। कस्टमर को किस दाम में बिकता है? जितना बनने का कॉस्ट लगा प्लस उतना ही और प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं। ठीक है? From the following particulars, ascertain the profit made at the HO and at the branch on the wholesale basis. अगर ये होलसेल बेसिस का बिजनेस होता, यानी वो होलसेलर रिटेलर वाला कहानी, तो एचओ का अकाउंट्स में कितना प्रॉफिट होता और ब्रांच के अकाउंट्स में कितना प्रॉफिट होता? परचेज आपका बता रहा है एचओ 2 लाख में खरीद के लाया, ठीक है? एचओ 2 लाख का सामान खरीद के लाया, ब्रांच को कितना का सामान भेजा? 80,000 का, वो भी इनवॉइस प्राइस पे। मतलब जिस दाम में कस्टमर को बिकेगा उस दाम में। सेल हो रहा है 1,70,000 रुपया का एचओ से, एचओ खुद भी माल बेच रहे हैं 1,70,000 में, वो भी सेल किया, और ब्रांच भी 80,000 में सेल किया। Assume that HO sell goods to customer at catalog price। ये मान के चल रहे हैं कि हेड ऑफिस
कस्टमर को जब माल बेचता है वो कैटलॉग प्राइस पे बेचता है, यानी एचओ कस्टमर को कैटलॉग प्राइस पे बेचता है और अपने ब्रांच को कैटलॉग प्राइस से 20% डिस्काउंट पे भेजता है। बात क्लियर है मेरा? एचओ कस्टमर को कैटलॉग प्राइस पे माल बेचता है और अपने ब्रांच को कैटलॉग प्राइस से 20% डिस्काउंट पे। Yes, sir. आपको बोला है इसका पीएल ट्रेडिंग पीएल बनाओ और दोनों का प्रॉफिट निकालो। तो देखो बेटा, परचेज तो 2 लाख का था, यहाँ 2 लाख लिख दिए। ब्रांच के बुक्स में 80,000 का परचेज है तो 80,000 लिख दिए। सेल ये 1,70,000 का किया, 80,000 का किया तो 1,70,000 और 80,000 लिख दिए। अगर 80,000 का ब्रांच अपने बुक्स में परचेज दिखा रहा है एचओ से आया हुआ, तो एचओ अपने बुक्स में ब्रांच को सेल दिखा देगा। प्रॉब्लम अब है इनके क्लोजिंग स्टॉक को निकालने में, क्योंकि ये गायब है और जो ब्रांच है उसका क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट भी छुपा हुआ होगा, तो उसका लोडिंग भी निकालना है। तो मेरे इस पूरा सम में सिर्फ 2 कैच है, दोनों का क्लोजिंग स्टॉक निकालना और ब्रांच के बुक में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें कितना स्टॉक रिजर्व है, कितना प्रॉफिट छुपा हुआ है, वो निकाल के अलग करना। बेटा क्वेश्चन में कॉस्ट बोला है आपको कहीं पे? कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी कॉस्ट प्राइस बोला है क्या? नहीं बोला है। कैटलॉग प्राइस बोला है आपको। कैटलॉग प्राइस से 20% डिस्काउंट पे एचओ ब्रांच को भेजता है। हेड ऑफिस कस्टमर को कैटलॉग प्राइस पे बेचता है। कस्टमर को ब्रांच कॉस्ट प्लस 100% पे बेचता है। आपको ये सब जानकारी दिया लेकिन कॉस्ट कहीं बोला नहीं है, तो नहीं बोला हुआ फिगर को कितना मान लेते हैं मन से? 100। तो देखो यहाँ पे वही किया, आपको बोला लेट्स कॉस्ट भी 100। अगर कॉस्ट 100 होगा बेटा तो मेरा कैटलॉग प्राइस कितना होगा या कस्टमर को सेलिंग वैल्यू कितना होगा? 200 ना, क्योंकि हम कस्टमर को 100 रुपया का कॉस्ट का सामान 100 रुपया प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं, 100% प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं कस्टमर को। यस सर। तो मेरा कॉस्ट प्राइस 200 है। क्या कॉस्ट प्राइस 200 है तो कैटलॉग प्राइस भी 200 है? ये कहीं से प्रूव कर सकते हो कि अगर मेरा कस्टमर को सेलिंग प्राइस 200 है तो मेरा कैटलॉग प्राइस भी 200 ही होगा। मतलब देखो ये बात यहाँ लिखा है, एचओ कस्टमर को सेल करता है कैटलॉग प्राइस पे, और यहाँ ऊपर बोला था कंज्यूमर को हमारा सेलिंग का तरीका है कॉस्ट प्लस 100%, यानी मेरा कैटलॉग प्राइस भी 100 रुपये है, मेरा कॉस्ट प्राइस भी 100 रुपये है, सॉरी कैटलॉग प्राइस 200 रुपये है और कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। तो बेटा अगर मेरा कैटलॉग प्राइस 200 रुपये है तो एचओ ब्रांच को कितना में बेचता होगा? 200 लेस 20%, यानी 40 रुपीज, यानी 160। यस सर। अब अगर हम इसको यहाँ पे चार्ट आउट कर दें आपके लिए सिंपल वे में, तो ये रहा। मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है और बोला गया कस्टमर को सेलिंग प्राइस और कैटलॉग प्राइस एक ही होता है। तो अगर मेरा सेलिंग प्राइस बोला गया है कॉस्ट प्लस 100% होता है, यानी मेरा सेलिंग प्राइस कस्टमर को या कैटलॉग प्राइस 200 रुपया होगा, 100% प्रॉफिट पे बेचते हैं। और मेरे को बोला ब्रांच को हेड ऑफिस 20% ऑन कैटलॉग प्राइस डिस्काउंट दे के माल बेचता है, तो 200 का 20% 40 रुपीज डिस्काउंट, यानी मेरा ब्रांच का आईपी, ब्रांच का इनवॉइस प्राइस 160 रुपीज है।
तो यहाँ काम का बात ये है, कॉस्ट प्राइस 100, कैटलॉग या सेलिंग प्राइस 200 और ब्रांच का इनवॉइस प्राइस 160 रुपया। यानी 100 रुपया का सामान पे 60 रुपया का लोडिंग है, बोल सकते हैं। 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है और ब्रांच का प्राइस 160 है, यानी 60 रुपया मेरा लोडिंग है। एचओ ब्रांच से 60 रुपया एक्स्ट्रा लेता है। एचओ ब्रांच को 100 रुपया का सामान, 100 रुपया कॉस्ट का सामान 100 रुपया बता के नहीं बेचता, 160 बता के बेचता है, यानी 60 रुपया प्रॉफिट लेता है। क्या ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर पहुंचा आप लोग तक? यस सर। नहीं आया तो कुछ बता दो। बाकी लोग यस सर। क्लियर है ना? तो अब बस आपको एक ही काम करना है। 2 लाख का परचेज किया था एचओ, जिसमें से वो कितना का सामान बेच दिया? 1,70,000 का सेल किया। 1,70,000 अपने आप में 200 होगा, क्योंकि कस्टमर को 200 पे बेचते हैं, तो 100 यानी कॉस्ट कितना होगा उसका? कस्टमर को 1,70,000 का एचओ माल बेचा है, कस्टमर को हेड ऑफिस 1,70,000 में सेल किया है। ये रहा एचओ का सेल 1,70,000। तो 1,70,000 अपने आप में 200 है, तो 100 कितना होगा? 85,000। तो यानी 1,15,000 का सामान एचओ के पास बचना चाहिए। एचओ 80,000 का सामान ब्रांच को भी भेजा है, जो कि अपने आप में 160 है, तो उसका 100 कितना होगा? क्योंकि एचओ ब्रांच को 80,000 का सामान भेजा है, जो कि 160% पे बेचता है। 100 रुपया का सामान 160 का बता के बेचता है, तो डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100 यानी 50,000 का। तो देखो, हेड ऑफिस 2 लाख का सामान खरीद के लाया था, उसमें से 85,000 कॉस्टिंग का खुद बेच दिया और 50,000 कॉस्टिंग का ब्रांच को भेज दिया, तो बचा उसके पास 65,000 का, तो यहाँ पे 65,000 लिख दिया। वैसे ही ब्रांच को 80,000 का सामान मिला, वो उसको 200 करके भेजा होगा, क्योंकि कस्टमर को सेलिंग प्राइस 200 ही है, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 160, क्योंकि ब्रांच के लिए कॉस्ट तो 160 है, ब्रांच को तो पता ही नहीं है कि उसका कॉस्ट 100 है। तो ब्रांच कस्टमर को 200 में भेजा 160 का सामान, तो कॉस्ट कितना हुआ ब्रांच के लिए? 64,000। तो 80 में से 64 का सामान बिक गया, तो उसके पास 16,000 का सामान पड़ा होगा, उसके पास 16,000 का सामान पड़ा होगा। तो दोनों के पास कितना कितना क्लोजिंग स्टॉक है वो निकल गया। अब ये 16,000 में लोडिंग कितना है? 16,000 अपने आप में 160 है, तो 60 कितना होगा? क्योंकि 16,000 जो ब्रांच के पास बचा है, एचओ को तो पता ही है ना कि 100 रुपया का सामान हम 160 का बता के भेजे थे, तो डिवाइडेड बाय 160 इंटू 60 कर लो, तो उसका लोडिंग आ जाएगा। तो 6,000 लोडिंग आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, आपका 1,15,000 ग्रॉस प्रॉफिट, 16,000 ग्रॉस प्रॉफिट आया था, यहाँ लिख लिए। इसमें से ये लोडिंग कौन कमाया है? हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस में से माइनस कर दो, तो 1,09,000 हेड ऑफिस का प्रॉफिट है, ब्रांच का प्रॉफिट है 16,000। तो ये था आपका पूरा कैटलॉग प्राइस का कहानी। ये सम्स एग्जाम में रेयर आता है, हम फिर बताएंगे। आपके मैक्सिमम आएगा फाइनल अकाउंट सिस्टम या डेटर सिस्टम। तो अच्छा बात यह है कि फाइनल अकाउंट में डेटर सिस्टम भी रिवाइज हो गया, सॉरी फाइनल अकाउंट सिस्टम और स्टॉक डेटर सिस्टम। आपके एग्जाम में आता है फाइनल अकाउंट सिस्टम ज़्यादा या स्टॉक डेटर सिस्टम। तो स्टॉक डेटर जो लास्ट दिन सीखे थे और फाइनल अकाउंट सिस्टम जो आज सीखे। अच्छा बात यह है कि फाइनल अकाउंट में जो 2 चीज़ बनाते हैं, एक ब्रांच अकाउंट और एक ट्रेडिंग पीएल। तो ब्रांच अकाउंट बनाते वक्त ही मेरा अपने आप ही डेटर सिस्टम कवर हो गया, क्योंकि फाइनल अकाउंट में जो ब्रांच अकाउंट बनता है, फाइनल अकाउंट सिस्टम में जो ब्रांच अकाउंट बनता है, वो ब्रांच अकाउंट आपका डेटर सिस्टम पे ही बनता है, जो पहला वाला मेथड हम लोग सीखे थे। तो वो रिवाइज हो गया। लास्ट क्लास में स्टॉक डेटर रिवाइज हो गया। फाइनल अकाउंट में एक्स्ट्रा काम केवल एक ही करना है डेटर अकाउंट के अलावा, मेमोरेंडम अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग पीएल अकाउंट।
और एक इस टाइप का सम बनता है जहाँ पे हेड ऑफिस ब्रांच आपस में होलसेलर रिटेलर की तरह डील कर रहे हैं, तो वहाँ पर कैसे फिगर आउट होंगे, ये तरीका था। तो ये है आपका पूरा ब्रांच चैप्टर।